जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हैं वो इस वक्त बौखलाए हुए हैं और अपनी करतूतों के बीच आज जम्मू के पुंछ जिले में आतंकियों के साथ मुठभेड़ भी चल रही है। 8वां दिन है। पिछले सोमवार को शुरू हुए इस ऑपरेशन में अब तक भारतीय सेना के 9 जवान शहीद हो चुके हैं। भारतीय सेना ने जम्मू के डेरा की गली और भिंबर गली के पहाड़ों को खंगालने के लिए अब पैरा कमांडोज को भी जंगलों में उतार दिया है। उधर पुंछ में शहीद उत्तराखंड के जवान अजय रौतेला का पार्थिव शरीर आज टिहरी में उनके पैतृक गांव रामपुर पहुंचा। भारी बारिश के बाद भी बड़ी संख्या में लोग वहां पर शहीद अजय रौतेला के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तस्वीरें दो देख रहे हैं। सेना के ऑपरेशन का आज 8वां दिन है। शहीद अजय रौतेला को श्रद्धांजलि देने के लिए मानो पूरा शहर वीर जवान की शहादत को सलाम करने के लिए पहुंचा हुआ है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। रविवार रात से खराब मौसम के कारण पुंछ की भिंबर गली में सेना को आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाने में काफ़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन इसके बावजूद सेना के हौसले में कोई कमी नहीं है। देखिए संवाददाता अजय बाचलू की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। जम्मू के पुंछ के भिंबर गली और ढेरा की गली में पिछले 8 दिनों से चल रहा ऑपरेशन आज भी जारी है। आज इस ऑपरेशन का 8वां दिन है, लेकिन जैसे जैसे ये ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे सुरक्षा बलों के लिए चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। मेरे पीछे जो आप जंगल देख रहे हैं ये वही भिंबर गली के जंगल है, जहां पर सुरक्षा बल उन आतंकियों के ठिकानों का पता लगाने के लिए चप्पा चप्पा खंगाल रहे हैं। लेकिन आज 8वें दिन सुरक्षा बलों की चुनौतियां काफी बढ़ गई है, क्योंकि विपरीत मौसम यहां पर सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बना हुआ है। देख सकते हैं आप पूरे इलाके में किस तरह से धुंध छाई हुई है और घने जंगलों में धुंध ने यहां सुरक्षा बलों की परेशानी बढ़ा दी है। इसके साथ ही रविवार रात से ही हो रही तेज बारिश के चलते इस ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। सुरक्षा बलों की माने तो इस पूरे इलाके को फिलहाल सैनिटाइज किया जा रहा है, यानी इस इलाके के चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है और जहां भी सुरक्षा बलों को कुछ संदिग्ध मूवमेंट दिखती है या कोई संदिग्ध चीज दिखती है वहां पर फायरिंग की जा रही है। लगातार सुरक्षा बल, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप शामिल है, इस इलाके को खंगाल रहा है। वहीं सेना ने इन आतंकियों का जल्द पता लगाने के लिए अब पैरा कमांडोज को भी इन जंगलों में उतारा है। सेना का दावा है कि यहां पर पहले पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जाएगा, जहां भी जो भी संदिग्ध वस्तु मिलेगी उसे निस्तनाबूद किया जाएगा और उसके बाद फिर से इस इलाके में एक सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा ताकि उन आतंकियों का पता लगाया जा सके जो यहां छिपे हैं, और अगर इस सैनिटाइजेशन में उन आतंकियों की मौत हुई है तो उनके शवों को निकाला जाएगा। लेकिन चुनौतियां बढ़ रही हैं लगातार, समय के साथ साथ घना जंगल और उसके बाद अब बारिश और धुंध यहां सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बनी हुई है। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजय बाचलू, एबीपी न्यूज, पुंछ। एसी कश्मीर के हालात पर बात करने के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व महानिदेशक एसपी वैद्य साहब हैं और रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड AK श्रीवास साहब हैं। सबसे पहले मैं एसपी वैद्य साहब का रुख करना चाहूँगा। एसपी वैद्य साहब, आतंकी चाहते हैं कि धारा 370 आने के बाद बदले हुए माहौल में लोग जो बाहर से आके बस सकते हैं, कश्मीर की फिजा को रंगीन बना सकते हैं, वहां पर नई बयार बह सकती है, उसको रोकना चाहते हैं आतंकी। बिल्कुल, आपने यू हैव हिट द नेल। बिल्कुल वही बात है जो ISI हैंडलर हैं अक्रॉस और जिनके इशारे पे ये आतंकी काम करते हैं, उनकी बिल्कुल मंशा ये है ताकि ये खौफ फैलाया जाए और जो हालात बेहतर हो रहे थे, यहाँ निवेश आ रहा था, यहाँ टूरिज्म पिकअप कर रहा था। आपने देखा जुलाई, अगस्त, सितंबर में 10.5, 11.5, 12.5 लाख टूरिस्ट आ रहा था। हालात लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट पे बिल्कुल ठीक हो रहे थे। आपने देखा पत्थरबाजी बंद हो गई, टेररिस्ट कम हो रहे थे, रिक्रूटमेंट कम हो रही थी, इन्फिल्ट्रेशन कम, मैं कितने पैरामीटर बताऊं आपको, इन सब में कमी आ रही थी। और ये जो बहुत सारे डेवलपमेंट की एक्टिविटी पिकअप कर रही थी, ये सारी चीजें बुखलाहट पैदा करती है जो चाहते नहीं कि कश्मीर में खुशहाली आए, क्योंकि ये सब होने से अब कुछ दिनों के बाद मेट्रो का
फाउंडेशन स्टोन ऑनरेबल होम मिनिस्टर रखने वाले हैं। आप इमेजिन करें कितनी वहाँ डेवलपमेंट एक्टिविटी, आपने देखा कितने सेंट्रल मिनिस्टर्स के विजिट हो रहे हैं वहाँ। जो रोज डिस्टर्ब करने वाले ये थे हुर्रियत, जो बंद कॉल किया करती थी, साल में कई महीनों बाजार बंद रहते थे, बंद कॉल होती थी, हड़तालें होती थी, वो सब बंद हो गया। ये सारी चीजें, वो जो लोग जिन्होंने ये नैरेटिव पैदा किया कि 370 के बाद यहाँ का डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगा, यहाँ की जो मुस्लिम मेजॉरिटी करैक्टर है वो बदल जाएगा, हाँ। ये सब झूठी बातें हैं। ऐसा 2 साल में तो कोई कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट ने आना था, जिन्होंने इंडस्ट्री खोलनी थी, जिन्होंने मेडिकल, यानी जिस बदलाव की तरफ हम देख रहे थे और जैसा विकास कह रहे थे कि जो बयार अब बहने वाली थी और उसकी शुरुआत भी हो चुकी थी, इसी से बौखलाहट आतंकियों की बहुत बढ़ गई है। यही बर्दाश्त नहीं हो रहा और इस तरह की रणनीति बदल कर आतंकी जो है वो हमला कर रहे हैं। ठीक है एसपी वैद्य सर, आप हमारे साथ रहिए, मैं के सिवात सर से भी बात करूंगी इसको लेकर, लेकिन यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेना है, फौरन लौटते हैं साथ ही, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हमने देखा है आतंकियों ने अब अपनी रणनीति बदल ली है। टारगेट किलिंग पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। आप इसे लेकर क्या समझ रहे हैं कि क्या रणनीति उनकी तरफ से अब उसमें बदलाव किया गया है? देखो शरीन, जिस प्रकार से डीजीपी साहब ने बताया कि एक बदला हुआ माहौल था आर्टिकल 370 और 35A के एब्रोगेट करने के बाद, पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर एक डेवलपमेंट की तरफ जा रहा था। हर जगह आप जैसे बता रहे थे, बिल्कुल ठीक है कि ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी आ गई थी, पंचायत इलेक्शन और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए, पत्थरबाजी घटनाएं बंद होगी और इन्वेस्टमेंट बहुत होने लगी थी। ऐसे में टूरिज्म भी बहुत पिकअप किया था और हमारा जो ऑल आउट ऑपरेशन था वो बहुत सक्सेसफुल रहा था और चंद एक टाइम में करीब 2 साल में 427 के करीब आतंकवादियों को मार गिराया। लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन की जो लीडरशिप थी वो बिल्कुल साफ होगी। तो ऐसे में इन्फिल्ट्रेशन में भी काफ़ी कमी आई थी और स्पेशली फरवरी के बाद तो ना कोई इन्फिल्ट्रेशन में नए चेहरे आ रहे थे और जो बचे हुए थे वो घट के 125-150 रह गए और उनके पास हथियार और अम्यूनिशन की भारी कमी थी और अब उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस को चैलेंज कर सके। तो इसलिए इन्होंने एक अपना नया हाइब्रिड वारफेयर का रूप लिया है। ये हाइब्रिड वारफेयर ऐसा है कि इसके अंदर पिस्टल दी जाती है OGW और स्लीपर सेल को, जो कि एक समाज का हिस्सा है। उनको टारगेट दिया जाता है, टारगेट किलिंग निहत्थे सिविलियंस जो अनसस्पेक्टिंग है, जिस प्रकार से कश्मीरी आपके पंडित, कश्मीरी सिख और जो माइग्रेंट नॉन लोकल वर्कर्स हैं उनको टारगेट किया गया है। तो वो जब ये कार्रवाई करने के बाद दोबारा समाज में मिल जाते हैं तो उनको पहचानना भी बड़ा मुश्किल है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप कहोगे कि ये माइग्रेंट वर्कर्स को क्यों, माइग्रेंट वर्कर को इसलिए किया गया है, ये करीब 2 से 3 लाख के करीब माइग्रेंट वर्कर जम्मू एंड कश्मीर के इकोसिस्टम का हिस्सा है। ये जो डेवलपमेंट चल रही है, ब्रिजेस बन रहे हैं, रोड बन रही हैं, स्कूल बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रही है, नई इंडस्ट्री आ रही है, तो ये सारे के सारा ये लेबर आया हुआ है झारखंड से, यूपी से और बिहार से, वो इन्वॉल्व है। और कहीं ये भी लेबर जो है ऑर्चर्ड फील्ड जो एप्पल की और सैफरॉन की उसमें भी काम करता है। अगर आईएसआई ने अपना जो बदला है एक रणनीति कि किसी प्रकार से एक तो हाइब्रिड वारफेयर करके इनको टारगेट किया जाए क्योंकि ये डर के मारे वहां से भागे और ये जो डेवलपमेंट हो रही थी उसमें रुकावट आई, तो ये एक बहुत बड़ी चीज। और दूसरी जो कश्मीरी पंडित और कश्मीरी सिख को वो ये सोच रहे हैं कि आने वाले समय में जैसा माहौल ठीक हो रहा था, बातचीत हो रही थी, आप इस पूरी रणनीति से, आतंकियों की बदली हुई रणनीति से, हाइब्रिड वॉर से कैसे निपटा जाए, इस पर आपसे बात करेंगे। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर को लेकर। देखिए, जम्मू कश्मीर में बिहार के मजदूरों की हत्या पर अब सियासत भी हो रही है। आरजेडी ने नीतीश सरकार को निशाना बनाया है, वहीं नीतीश सरकार में मंत्री शाहनवाज हुसैन ने पाकिस्तान को हत्या का जिम्मेदार बताया है। कश्मीर में बीते दिनों से जो कुछ हो रहा है बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। कई लोगों की हत्याएं हो रही हैं, नृशंस हत्या हो रही है। बिहार के वैसे लोगों की हत्या हो रही है जो रोजी रोटी कमाने के लिए वहां गए। ये सवाल बिहार के मुख्यमंत्री से भी है कि आपकी चुप्पी क्या कहती है? इतने दबाव में है कि आप संदेश नहीं दे सकते हैं केंद्र की सरकार को। और केंद्र की सरकार क्या कर रही है? क्या वो अलाउ कर रही है कि इस प्रकार की चीजें चलती रहे? हमारा हाथ जोड़ के विनती है, कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने भी कहा, सारे लोग
जो डिस्ट्रेस में वहां पड़े हुए हैं उनको यहां लाइए। तब तक जब तक स्थिति वहां सचमुच सामान्य नहीं होती है 10,000 रुपए प्रतिमाह उन्हें दिया जाए और उनकी समुचित व्यवस्था की जाए। इसके बगैर ये संदेश जाएगा कि आपको कोई मतलब नहीं है, इंसानी जान खत्म होते रहे। दो बिहार के मजदूर की हत्या की, जिस तरह मासूम लोगों को मारा है, उन लोगों का कायराना हरकत है। और ऐसे जो आतंकी हैं जो पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त ताकतों के इशारों पर जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करना चाहते हैं, वो उनकी साजिश को नाकाम किया जाएगा। जो बिहार के अंदर दो लोग जिनका देहांत वहाँ हत्या हुई, शहादत हुई, उनको बिहार सरकार ने मुआवजा दिया है और मुख्यमंत्री जी पूरी तरह स्थिति पर बातचीत कर रहे हैं। एलजी साहब से उनकी बातचीत हुई है। तो कश्मीर के हालात को लेकर जहां राजनीतिक दलों को एकजुट होकर सरकार के साथ और सुरक्षा बलों के साथ खड़ा रहना चाहिए, वहां पर सियासत करने पर उतर आए। कश्मीर के हालात को लेकर शिवसेना ने भी चिंता जताई है। वहीं बीजेपी नेता देवेंद्र राणा ने बेगुनाहों की हत्या के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया है। कब रुकेगा? सिर्फ पाकिस्तान को धमकी देकर ही नहीं रुकेगा। क्योंकि अगर होता है तो पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। इस सर्जिकल स्ट्राइक से छूटने वाला ये विषय नहीं है। अगर सर्जिकल स्ट्राइक आपको करना ही है तो लद्दाख में भी चाइना वाले घुस गए हैं ना, तो आप चीन पर भी सर्जिकल स्ट्राइक की बात कीजिए। पाकिस्तान की जब बात आती है तो आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हो। हमारे देश के चाहे विदेश मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, सभी को देश को बताना होगा जम्मू कश्मीर की और लद्दाख की हालत क्या है। आप जम्मू कश्मीर की स्थिति के ऊपर बात करिए, आप गुमराह मत करो जनता। वो क्रिकेट मैच खेलने से न खेलने से जम्मू कश्मीर का विषय नहीं खत्म होने वाला। हम तो बोलते थे पाकिस्तान के साथ कोई संबंध मत रखिए, ये हमारे हमेशा भूमिका रही है शिवसेना की। ये पाकिस्तान के घिनौने मंसूबे हैं जिसके तहत वो जम्मू कश्मीर में बदअमनी और बदहाली का आलम बढ़ाना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान को ये मालूम होना चाहिए कि जो नेतृत्व भारत का है उसके दृढ़ निश्चय के चलते और लोगों के आकांक्षाओं के मुताबिक उनको जवाब हमेशा मिला है और वो कभी कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान ने हमेशा शिकस्त खाई है और अब भी शिकस्त खाएगा। भारत को आंच भी अगर आती है तो सारा भारत इकट्ठा होकर उसका बदला लेगा और उसका जवाब देगा। तो जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर अलग अलग दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लगातार कश्मीर के हालात को लेकर बिहार के पूर्व सीएम यानी कि जीतन राम मांझी ने एक ट्वीट किया है। मांझी ने इस ट्वीट में क्या कहा वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि कश्मीर में लगातार हमारे निहत्थे बिहारी भाइयों की हत्या की जा रही है, जिससे मन व्यथित है। अगर हालात में बदलाव नहीं हो पा रहे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी से आग्रह है, कश्मीर को सुधारने की जिम्मेदारी हम बिहारियों पर छोड़ दीजिए। वो कह रहे हैं कि 15 दिन में सुधार नहीं दिया तो कहिएगा। तो देखिए, सियासत शुरू हो चुकी है, लेकिन हमारे साथ कश्मीर को लेकर हालात जो बने हैं उस पर जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य और रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड ए के श्रीवास साहब हैं। वैद्य साहब का रुख कर लेते हैं। वैद्य साहब, हाइब्रिड वॉर पर अब आ गए हैं आतंकी, निर्दोष लोगों को निशाना बना रहे हैं। सुरक्षा बलों की भी रणनीति बदलनी चाहिए ना? बिल्कुल बदलनी चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है वो बदल रहे। इसमें सबसे पहला है कि अपना संयम रखना, आपका कूल माइंड रखना, इस बात से कि ये हादसे हुए घबराना नहीं, क्योंकि पहले आप संयम होने चाहिए। उसके बाद ये इंश्योर करना है कि और हत्याएं ना हो और उसके लिए जो जो कदम लेने पड़े। हालांकि नंबर बहुत, जैसे हमारे जनरल साहब कह रहे थे कि लगभग 2-3 लाख मजदूर काम करते हैं। हालांकि मजदूरों के पलायन होने से सबसे ज्यादा वहां के लोगों का नुकसान होगा। उनकी खेती, उनकी जितनी डेवलपमेंट एक्टिविटी है, जितना उनका जो हार्टिकल्चर का काम है, सेब की फसल है, वो सब वहां बाहर की लेबर काम करती है। तो वहां तो लोकल लेबर है ही नहीं। अगर ये सारे पलायन करके जम्मू कश्मीर की इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल ठप हो जाएगा और उसका सबसे बड़ा नुकसान वहां के लोगों को होगा। ये बात बड़ी क्लियर समझनी चाहिए। ये बात एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को, सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां के लोगों को बतानी चाहिए और उनका तौबन इसमें लेना चाहिए कि ये कौन लोग हैं, ये आपके दुश्मन है जो ये कर रहे हैं
और उनको हमारी मदद करिए आइडेंटिफाई करने के लिए। और एक अच्छा राब्ता पुलिस का होना चाहिए आम लोगों के साथ। और मुझे पूरा विश्वास है, हमने पिछले 30 सालों में बड़ी सी बड़ी विपत्ति देखी है। बहुत 30 सालों में ऐसे ऐसे हालात भी देखे, जब अगर आप याद करें जब फिदाई अटैक, जब सुसाइडल अटैक होते थे, उस स्थिति को भी जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने फेस किया। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, इसमें सबको मिलकर, एक तो पहले मैंने रिक्वेस्ट की थी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि जितने भी जो भी ऑफिसर्स हैं, SHOs, तहसीलदार, DCs, SSPs और जितने कमांडेंट हैं पैरामिलिट्री के और आर्मी के और CAPF के, उनको जिम्मेदारी दी जाए कि आपके इलाके में और कोई भी निर्दोष आदमी नहीं मारा जाना चाहिए। प्लीज एंश्योर दैट। और उसके लिए जो भी कदम लेना पड़ता है, चाहे उनको शिफ्ट करना, प्रॉब्लम ये है उनको आपने अपने कैंप के पास तो ले आइए आप सिक्योरिटी, लेकिन काम करने के लिए तो उन्होंने बाहर जाना है। वो खेतों में काम करते हैं, कहीं कंस्ट्रक्शन साइट में काम, उन एरियाज को एरिया डोमिनेशन से कवर करना है। तो सबसे पहले ये शॉर्ट टर्म बता रहा हूं, इन लोगों को आइडेंटिफाई करना है जो ये काम, जो खून का खेल खेल रहे हैं, और उनको उनके बदतरहूरों के पास पहुंचाना बहुत जरूरी है। सबसे पहला कदम ये। लॉन्ग टर्म मेजर्स में हमें जो इकोसिस्टम है, जो मैं बोलता हूं, जो एक माहौल कश्मीर में है, जो जैसे जनरल साहब कह रहे थे, स्लीपर सेल्स हैं, OGWs हैं, उनका सारी डिटेल J&K पुलिस के पास है, फोर्सेस के पास है, अपने अपने इलाके के। उनको उन पर सर्विलेंस रखना, उनका इंतजाम करना। और ये जो जितने मदरसा जमाते इस्लामी के चलते हैं, उसमें मेरे ख्याल सैकड़ों का तादाद होगी। क्या वो पाकिस्तान के इशारे पे उनको रेडिकलाइज कर रहे हैं? क्योंकि जब तक हमारे बच्चे टेररिज्म नहीं ज्वाइन करेंगे, और अगर वो करते रहेंगे तो पाकिस्तान उसका फायदा लेता है। बिल्कुल, आप जिन पॉइंट्स को आप गिना रहे हैं सर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस पर भी आपसे विस्तार से बात करूंगी, लेकिन सिवात सर, एक और महत्वपूर्ण चीज का जिक्र आपने इससे पहले जब आपसे सवाल पूछा गया था, तब आपने कहा कि देखिए वो दरअसल तोड़ना चाहते हैं जम्मू कश्मीर को, क्योंकि जम्मू कश्मीर का विकास होता है तो किनसे होता है? उन मजदूरों से होता है जो दूसरे राज्यों से आते हैं। तो ये एक तरीके से रणनीति आतंकियों ने अपनी बदली है। आपने तो ऐसे कई ऑपरेशंस देखे हैं, करीब से उन्हें जाना भी है। क्या लग रहा है आपको कि अब इन चुनौतियों के लिए तोड़ क्या होना चाहिए? देखो शिरीन, ये एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी के साथ चलना पड़ेगा। अभी पहले तो देखो कि पूरा वर्ल्ड का माहौल क्या है और अपने एरिया का। अभी जिस प्रकार से तालिबान आया अफगानिस्तान में, तो सभी ने सोचा, आतंकवादियों ने, कि उनकी जीत हुई है। और पाकिस्तान ने बड़े क्लेवरली हमारे से सीज फायर कर लिया था फरवरी में, क्योंकि वो चाहता था कि फोकस करे अफगानिस्तान की तरफ। अब उसने अफगानिस्तान में एक प्रकार से जीत हासिल कर ली, तालिबान वहां आ गया, स्ट्रेटेजिक डेथ मिल गई है। और 8 से 10 हजार जो आतंकवादी लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद के जो लड़ रहे थे तालिबान के साथ कंधे से कंधा मिला के अफगान फोर्सेज के अगेंस्ट, वो अभी आगे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। उनको हीरो वेलकम मिला हुआ, और आज वो लैस हैं M4 और M16 असॉल्ट राइफल, जो कि अमेरिकन पीछे छोड़ गए। और आप अगर अपना ध्यान वापस ले जाएं 89-90 में, जब सोवियत यूनियन विड्रॉ किया था अफगानिस्तान में, उस टाइम मुजाहिदीन आए थे वहां से स्टिंजर मिसाइल लेके जम्मू कश्मीर में, तभी मिलिटेंसी और टेररिज्म का दौर शुरू हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड पुख्ता है, मगर अब पाकिस्तान चाहेगा मैक्सिमम अटेम्प्ट हो इन्फिल्ट्रेशन की। और ये अभी टाइम है दिसंबर 15 तक कि जब बर्फ पड़ने से पहले 5 में करेगा। पर मेरे को एक और शक है कि इस बार जो सर्दियां हैं वो भी बहुत गर्म होने वाली हैं, और ये एक हमें ध्यान देना पड़ेगा। वैद्य साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की है। बदली हुई जो रणनीति है आतंकियों की, उसके काउंटर के लिए अब सुरक्षा बल भी बदली हुई रणनीति अपना रहे हैं। एक एक को चिन्हित करके तमाम जो वहां पर ऑफिसर्स तैनात हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है या दी जानी चाहिए कि वो सबको टारगेट पर ले सकें जो बाहरी लोगों को निशाना बना रहे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।